Hello students, welcome to Puneet Bhati Academy and hope you all are doing well. Well students, today we'll discuss UGC NET history का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे एंड जो भी ये हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, इस टॉपिक से काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूजीसी नेट के एग्जाम हो या यूपीएससी सिविल सर्विस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हिस्ट्री सभी कंपटीशन के लिए सेम ही है एंड हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे आज अपनी क्लास में, उस टॉपिक का एक बार हम पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो आपको पता होगा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में एंड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का जो आउटकम था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो व्हाट वाज दैट एक्ट एग्जैक्टली, हम वो आज डिस्कस करेंगे अपने इस सेकेंड पार्ट में। एंड उसके बाद कॉमनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट था। इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली यूजीसी नेट में एंड यूपीएससी के हिस्ट्री सेक्शन में काफी बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। एंड जितने भी एग्जाम है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, उन सभी एग्जाम्स में पूना पैक्ट कॉमनल अवार्ड को काफी बार पूछा गया है। एंड उसके बाद प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए 1936-37 में, जो 1935 के एक्ट के बाद कंडक्ट हुए थे एंड कांग्रेस ने उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। कहा जाता है कि 11 स्टेट्स में से 8 स्टेट्स में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। एंड वेल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को भी डिस्कस करेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मीनू मौसानी और बहुत सारे ग्रेट लीडर, अच्युत पटवर्धन, ये सभी ग्रेट लीडर्स थे। और ये वो लीडर्स थे जिनका कांग्रेस और गांधी जी की लीडरशिप में मोह भंग हुआ एंड फाइनली दे डिसाइडेड कि हम अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस के झंडे के नीचे ही हम अपनी फाइट लड़ेंगे फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो इस पार्टी का नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी कांग्रेस समाजवादी दल। तो इसको भी आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड वेल, उसके बाद गांधी जी हरिजन कैंपेन, गांधी जी का हरिजन समाज सेवक आपने सुना होगा, हरिजन शब्द गांधी जी ने दलितों को दिया था। तो ये जो कैंपेन थी गांधी जी की, इसको भी हम आज अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वेल स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो वेल, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वेल स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का आउटकम था, यानी जो 3 गोल मेज सम्मेलन हुए उनके बाद ये डिसाइड हुआ कि एक ऐसा अच्छा एक्ट भारत के लिए बनाया जाए जिससे भारत के लोगों को थोड़ा पैसिफाई, थोड़ा शांत किया जाए। क्योंकि ब्रिटेन जो है वो वेरी क्लेवर कंट्री था और कहा जाता है कि उस समय ब्रिटेन को ये सुगबुगाहट थी कि जर्मनी कभी भी वर्ल्ड वॉर छेड़ सकता है, यानी जो उसकी हरकतें थी जर्मनी की, एंड हिटलर वाज अ चांसलर ऑफ जर्मनी। सो एट दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट न्यू दैट जर्मनी यानी was about to start second world war, and for that reason they want to create very good act for Indians so that they can get support by the Indians in second world war, ताकि वो दूसरे विश्व युद्ध में इनकी सहायता ले सके। तो एक अच्छा एक्ट बनाया जाए और नो डाउट ये एक्ट बहुत अच्छा भी था, क्योंकि इस एक्ट से हमने अराउंड 200 आर्टिकल, 200 अनुच्छेद, 200 आर्टिकल्स हमने कॉपी पेस्ट किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। बट हम लोग उस समय सेटिस्फाइड नहीं हुए इन एक्ट्स के जितने भी बिंदु और पॉइंट्स थे, बिकॉज एट दैट टाइम वी वर डिमांडिंग ओनली कंप्लीट फ्रीडम एंड नथिंग एल्स। हम उस समय सिर्फ कंप्लीट फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए था। तो वेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या क्या पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, वो हम आज अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड, Government of India Act was passed by British Parliament in August 1935. This was the longest act passed by British Parliament so far.
and was later split into two parts, Government of India Act 1935 and Government of Burma Act 1935. सो वेल स्टूडेंट, आपको पहले यहाँ पे ये भी बताना जरूरी होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बर्मा को एक सेपरेट कंट्री बना दिया गया, बर्मा को अलग किया गया। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935, बिकॉज बर्मा वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, but later on in through 1935 act Burma was separated from India, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। एंड एट दैट टाइम द कैपिटल ऑफ बर्मा वाज रंगून, एंड उसके बाद इसकी जो कैपिटल है वो यागून बनी, और आज नई पई तौ इसकी कैपिटल है म्यांमार की। तो हमारा पड़ोसी कंट्री है म्यांमार, जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। वेल उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ड्राइव्ड मटेरियल फ्रॉम 4 की सोर्सेस, रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भी साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था, साइमन कमीशन को हमने अपने क्लास में डिस्कस किया था जब हमने साइमन कमीशन के टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया, और उसमें हमने बताया था कि साइमन कमीशन इंडिया में आए थे, रिपोर्ट उन्होंने बनाई, और उन्होंने उस रिपोर्ट को जब पब्लिश किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उसमें मेंशन किया गया था कि स्टेट में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का टाइम आ चुका है। डायरकी जो द्वैध शासन आपने मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से स्टैब्लिश किया है स्टेट में, उसको स्टेट में अब आप खत्म कर दें और उसको केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको स्टार्ट करें या लॉन्च करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आप कंडक्ट करें, जितने भी कॉलोनीज के लीडर्स हैं उनको बुलाया जाए और कोई उनसे टॉक करे। तो ये सारा मैटर हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ साइमन कमीशन के टॉपिक में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि साइमन कमीशन के प्रोसेशन में ही लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। अ फैटल लाठी ब्लो वाज डेल्ट टू लाला लाजपत राय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइमन कमीशन प्रोसेशन। एंड फिर उसी से सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स को गन डाउन किया, जिसने ऑर्डर दिए थे लाठीचार्ज के। एंड 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। तो वेल साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन थी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशन आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि इसके जो सोर्सेज हैं वो साइमन कमीशन है। अगर आप रूट कॉज देखोगे, डिस्कशन ऑफ एट द 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड व्हाइट पेपर ऑफ 1933 एंड द रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, यानी इन सभी जो की सोर्सेज हैं उनका आउटकम फाइनली निकला कि 1935 एक्ट बनाया जाए। सो this act ended the system of diarchy introduced by government of India 1990। डायरकी क्या था, इसको समझने के लिए आपको हमारा साइमन कमीशन का टॉपिक आपको देखना होगा, जिसमें हमने डायरकी को एक्सप्लेन करा है कि द्वैध शासन एग्जैक्टली क्या था। वेल उसके बाद एंड प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ इंडिया, और कहा जाता है कि एक फेडरेशन का प्लान था कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाया जाए। अब ये फेडरल कंट्री क्या होता है, ये भी हमने अपने साइमन कमीशन के टॉपिक में आपके साथ डिस्कस किया था। एक होता है यूनिटरी और एक होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी अपना संविधान, केंद्र का, राज्य का भी अपना संविधान होगा। केंद्र सरकार की अपनी नागरिकता होती है, राज्य सरकार की अपनी नागरिकता होती है, यानी डुअल कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल सिटीजनशिप, यानी दोहरी नागरिकता, दोहरा संविधान। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें केंद्र अपना काम करता है, राज्य अपना, यानी सेंट्रल लिस्ट अलग होती है, स्टेट लिस्ट अलग होती है। तो ऐसे सिस्टम को फेडरल सिस्टम का नाम दिया जाता है। तो फेडरल बनाने का पर्पस ये था कि राज्य और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी जो नवाबों की रियासतें हैं, और केंद्र, ये तीनों मिलकर एक फेडरल बनाया जाएगा, जिसमें केंद्र अपना काम करेगा, राज्य अपना काम करेंगे और नवाबों की रियासतें अपना काम करेंगी। लेकिन नवाबों की रियासतें के जो रियासतों के जो लीडर्स थे, जो राजा थे, जो नवाब थे, वो अनपढ़ थे, उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं था फेडरल सिस्टम का। उनको लगा कि कहीं हमारी रियासतें ना हड़प ले ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो दैट्स व्हाई दे डिड नॉट साइन ऑन दैट डॉक्यूमेंट, और इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर साइन नहीं किया। एंड दैट्स व्हाई द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया डिड नॉट कम इनटू बीइंग, और फाइनली वो एक तरह से अस्तित्व में फेडरल सिस्टम इंडिया का नहीं आ पाया। फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू 1935 एक्ट वाज फेल्ड, क्योंकि इसमें एक पर्पस था कि इंडिया को फेडरल कंट्री बनाया जाए। सो वेल स्टूडेंट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब फीचर्स देखते हैं, क्या क्या फीचर्स थे इस एक्ट के जो काफी इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ द एक्ट की अगर बात करें, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट of an all India federation consisting of provinces
एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। तो जैसा अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, यानी इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट सब मिलके एक फेडरल यानी संघ बनाया जाएगा। एंड द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। आपको पता होगा एक होती है केंद्र सूची जिसमें केंद्र के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे अगर मैं अभी बात करूं तो आर्मी जो है या डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो वो केंद्र का सब्जेक्ट है। जब हम एग्रीकल्चर कृषि की बात करते हैं, लिकर की बात करते हैं तो वो राज्य का सब्जेक्ट है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो वो केंद्र और राज्य दोनों की लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसको हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं, यानी दोनों उसमें लॉ बना सकते हैं। और एक होती है रेजिडोरी पावर्स। रेजिडोरी पावर्स होती है कुछ स्पेशल पावर्स जो खाली केंद्र के पास ही रहेंगी, और वो ना तो केंद्र के सूची में डाली जाएंगी, ना राज्य की सूची में, ना समवर्ती सूची में, यानी वो एक अलग पावर्स है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे कम्युनिकेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें खाली सिर्फ और सिर्फ केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां इनको कहा जाता है, यानी जो तीनों लिस्ट में नहीं आएंगी, वो एक अलग तरह की कुछ शक्तियां। तो ये सारा प्लान था, इस वजह से ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट बताया जाता है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इट एबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। डायरकी में कुछ इस तरह से इसको डिजाइन किया गया था कि हर राज्य में एक गवर्नर होता था जो व्हाइट होता था, यानी द इंग्लिश, और वो अंग्रेज गवर्नर जो था उसकी 2 काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सभी जो इंडियंस जो गवर्नर है उसकी 2 काउंसिल है, जिसको हमने अभी साइमन कमीशन के टॉपिक में काफी अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी और एक होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सभी जो है वो अंग्रेज होंगे, यानी एक तरह से सभी गोरे लोग होंगे। और यहाँ यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो सब इंग्लिश। एंड यहाँ पे अगर बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो इंडियंस जो इलेक्ट होकर आए हैं उनको यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाला जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास सब्जेक्ट होंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट क्या होंगे वो अभी डिस्कस करते हैं आपके साथ। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। अब ये ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में अंतर क्या है? रिजर्व सब्जेक्ट वो होंगे जो बहुत मलाईदार, यानी बहुत पैसे वाले सब्जेक्ट हो गए, जैसे फाइनेंस है, डिफेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चरल सिस्टम है, और जितना भी टैक्स रिजीम, जितने भी टैक्स डिपार्टमेंट है वो सब रिजर्व सब्जेक्ट में आएंगे। ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होंगे जिसमें डेवलपमेंट करना है, सुधार करना है, रिफॉर्म्स करना है, जैसे बंजर जमीनों का आंकड़ा इकट्ठा करना, उनका डेटा कलेक्ट करना, तो उसमें कुछ पैसा नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट में डाल दिए जाए, ताकि इंडियंस जो है उनको थोड़ा फील भी आ जाए कि हमने उन्हें पार्टिसिपेशन दे दिया और करने लायक वहां कुछ हो भी ना, ताकि उनके पास कोई पावर ना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल कि रिक्शा सर संचालक मंत्री आपको बनाया जाता है, आप मेट्रो स्टेशन के बाहर रिक्शा वालों को चेक करेंगे कि वो आगे पीछे ढंग से खड़े हो, लाइन से खड़े हो, जो सवारियां उतरे उनको परेशान ना करें। तो इस तरह के ऐसे वाहियात और जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, ऑल दो सब्जेक्ट्स वर kept in that particular list, and that list was known as a transferable subject list. तो दैट्स वाई ये जो है एक क्लेवर प्रोसेस था जिसमें इंडियंस का बेवकूफ बनाया गया, क्योंकि हम डिमांड कर रहे थे कि हमें राजनीति में आना है, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा आओ राजनीति में आओ और लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनो। अब हमने कहा सर करना क्या है? कहने लगे बस ये सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट को आपको हैंडल करना है। लेकिन इसका नाम ट्रांसफरेबल क्यों रखा है, स्थानांतरित विषय क्यों रखा गया? आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय में क्या फर्क है रिजर्व और ट्रांसफरेबल में? एक तो वो जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर इन फ्यूचर इंडियन लीडर्स ने अपने टैलेंट से ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट को बहुत मलाईदार पोस्ट बना दिया और बहुत मलाईदार डिपार्टमेंट बना दिया, खूब पैसे यहाँ पर आने लग गया, यानी आप रिक्शा वालों से 10-10 रुपए पर हेड लेने लग गए मेट्रो स्टेशन पे बाहर खड़े होने के, और आने वाले टाइम में यही डिपार्टमेंट आपको बड़ा कमाई का सोर्स दिखने लग गया, पैसे का, मनी का, तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे रिजर्व्ड सब्जेक्ट में, यानी ये भी पॉइंट है, इसी वजह से इसका नाम है ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। यानी अगर हमें कभी लगा कि इसमें बड़ा पैसा आ चुका है इस सब्जेक्ट में, तो इस सब्जेक्ट को उठा के हम रिजर्व्ड सब्जेक्ट की सूची में डाल देंगे। तो ये डायरकी सिस्टम था, द्वैध शासन, जिसको राज्य में खत्म करके
साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी कि अब आप इसको केंद्र में यानी सेंटर में इसको आप लागू करें और केंद्र में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाए जिसमें चीफ मिनिस्टर हो और उसके साथ गवर्नर बैठे। इसका मतलब यही था कि अब टाइम आ चुका है इंडियंस को कुछ और दिया जाए, क्योंकि 1919 से आपने इनका बेवकूफ बना रखा है और अब टाइम आ चुका है कि अगर आपने इनको कुछ और शक्ति और पावर नहीं दी तो हो सकता है कि फिर कोई क्रांति या कोई सत्ता पलट जैसी स्थिति जो है क्रिएट ना हो जाए in India. So if you want to save your colony in India, so now there is a time to give freedom, to give some kind of rights to Indians. Otherwise, you can see kind of revolution in future in India. So it is very safe side to give them some kind of good rights. Fine. Now come to next. Okay. So थर्ड पॉइंट पर आते हैं. इट प्रोवाइड्स फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर. जैसा अभी हमने आपको बताया कि वो जो डायरकी थी, द्वैध शासन था, उसको सेंटर में जो है स्टैब्लिश कर दिया जाए. एंड कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट, और जो फेडरल सब्जेक्ट है उनको रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए. तो वही जो पॉइंट 2 था वही पॉइंट नंबर 3 है, यानी पॉइंट नंबर 2 और 3 सेम है कि उसको स्टॉप करा जाए स्टेट में एंड स्टार्ट इन सेंटर. एंड फोर्थ पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरल इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. जैसे आपको पता होगा कि आज बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें हम लोग विधानसभा और विधान परिषद देखते हैं, जैसे उत्तराखंड है, यूपी है. तो ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे 2 हाउसेस हम लोग देखते हैं. दस लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस और आज उत्तर प्रदेश, वर मेड बाई कैमरल कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, upper house and legislative assembly lower house. However, many restrictions were placed on them. तो ये जो आज हमारा सिस्टम है कि हमारे यहाँ पर 6 to 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 2 हाउसेस है, लाइक सेंटर में जैसे लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है. विधानसभा को इंग्लिश में हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल. कंपेयर अगर करें तो राज्यसभा रिजेंबल करती है लेजिस्लेटिव काउंसिल से, और लोकसभा की जो पावर्स और शक्तियां हैं वो विधानसभा को उसी तरह की शक्तियां दी गई हैं राज्य में. तो ये सिस्टम इन राज्यों में, इन स्टेट्स में स्टार्ट किया गया 1935 के कानून से, यानी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार एंड आसाम. वेल उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं. इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन by providing separate electorates for depressed classes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेड्यूल कास्ट को एक अलग से, जैसे शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर वर्कर्स, आपको याद होगा जब हमने आपके साथ 1909 का मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आपके साथ डिस्कस किया था तो हमने आपको बताया था कि उस समय मुस्लिम्स को अलग से रिजर्वेशन दी गई. सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा करेंगी सारी पार्टियां और मुसलमान ही वोट डालेगा. तो उसका मतलब जो भी जीतेगा वो मुस्लिम जीतेगा. इसी तरह से कुछ अलग अलग जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई, जैसे एससी कोटे के लिए एक अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया, वुमेन के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया, वर्कर्स के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया. लेकिन कांग्रेस ने ऑलवेज इस बात का विरोध किया, क्योंकि अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं और आप इन कम्युनिटी को ये बताना चाहते हैं कि ये सिस्टम इसलिए जनरेट किया जा रहा है कि आप इनको हिंदू या इंडिया से इनको एक अलग करना चाह रहे हैं और इनको ये एहसास रियलाइज करवाना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे माइनॉरिटी में हैं. तो इसी वजह से गांधी जी ऑलवेज इसका अपोज करते थे, इस सिस्टम का, और यही कारण था पूना पैक्ट और कॉमनवेल्थ अवार्ड, जैसा मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, अभी आगे उस पर चर्चा करेंगे. तो ये ब्रिटिश सरकार ने इसको प्रोवाइड किया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, जो कांग्रेस को ये बात पसंद नहीं आई. वेल आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं. It abolished the Council of India established by Government of India Act 1858. The Secretary of State for India was provided with a team of advisors. आपको याद होगा हमने जब 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिस्कस किया था, जब 1857 की म्यूटिनी हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी का चैप्टर क्लोज हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने रूल करना शुरू किया, ब्रिटिश क्वीन ने, तो उस समय एक
इंडियन ऑफिस बनाया गया था लंदन में, जिसमें इंडियन सेक्रेटरी को बिठाया गया था, और उसकी काउंसिल बनाई गई थी 15 लोगों की, जिसका पर्पस था कि वो वाइसरॉय को गाइड करेंगे। वाइसरॉय कुछ भी पूछेगा इंडियन ऑफिस से पूछेगा, इंडियन ऑफिस जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से पूछेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्वीन से डिस्कस करेगी, देन क्वीन की परमिशन पर ही वाइसरॉय को यहाँ पर यस और नो या कोई भी काम अगर उसको करना है इंडिया में तो उसको अलाउड होगा। तो ये सिस्टम इसमें खत्म कर दिया गया। इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। वो क्योंकि वहां पे जितने भी 15 लोग होते थे, उनका खर्चा, उनकी सैलरी, उनके प्रिविलेजेस, वो सब इंडिया बियर करता था, जिसका हम काफी टाइम से विरोध कर रहे थे कि इंडिया से उनकी सैलरीज क्यों जाती हैं। यानी एक तरह से आप ऐसे मान के चले कि वो एम्बेसी थी उस समय ब्रिटेन में इंडिया के लिए, इंडिया को गवर्न करने के लिए। तो ये 1835 में इस बात को स्वीकार कर लिया गया एंड फाइनली उस काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया। It extended the franchise. About 10% of total population got the voting right. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोटिंग राइट खाली कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, जिनके पास इतनी संपत्ति हो, इतनी जमीन हो, इतनी जायदाद हो, दे कैन गिव वोट ओनली एट दैट टाइम। सो वी वर अपोजिंग एंड वी वर डिमांडिंग दैट प्लीज इंक्रीज, और ये जो क्राइटेरिया आपने बनाया है इसको आप बढ़ाओ। और फिर फाइनली 1935 में 10% लोग हमारे टोटल पॉपुलेशन के ये परमिशन मिली कि आप वोट डाल सकते हैं। होता क्या था कि जो गरीब व्यक्ति है वो वोट नहीं डालेगा, और जो अमीर है वही वोटिंग राइट उसके पास होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी अमीर लोग होते थे वो ज्यादातर ऐसा देखा जाता था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के को अपोज नहीं करते थे। बहुत कम अमीर लोग ऐसे होते थे जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल में अपना पैसा देश की आजादी में लगाया, देश के जितने राष्ट्रीय आंदोलन चलते थे उनको स्पॉन्सर किया। लेकिन अधिकतर जिसके पास पैसा है, जिसकी जिंदगी जो है वो सुकून से बीत रही है, वो क्यों फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल में पड़ेगा? ब्रिटिशर्स के रहमो करम पे वो पल रहा है। इसी वजह से इन्होंने ऐसे चाटुकारों को, जो एक तरह से इनके पिछलग्गू टाइप के लोग होते थे, उन्हीं को वोटिंग राइट दिया हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे वोटिंग राइट को बढ़ाया गया, उसके क्राइटेरिया को बढ़ाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर सके। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी टाइम पहले स्टेब्लिश कर दिया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसा हमें पता है, 1921 में एसबीआई बनाया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बंगाल और मद्रास को मर्ज करके, एंड फाइनली 1921 में उसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। बहुत सारे बैंक हमारे आजादी से पहले के थे जो ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किए, लेकिन इन सबको गवर्न करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। एंड दैट्स व्हेयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश किया गया। और कहा जाता है कि हिल्टन यंग मैन की रिकमेंडेशन थी कि इसको स्टैब्लिश किया जाए। 1927 में कमेटी सेटअप हुई, भीमराव अम्बेडकर ने एक बुक लिखी थी, उस बुक में कहा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। फिर हिल्टन यंग मैन एक कमेटी कमीशन बैठा 1927 में, एंड फाइनली उस कमीशन की रिकमेंडेशन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया, जिसको मेंशन किया गया था 1935 के एक्ट में। इट प्रोवाइडेड for the establishment of not only a federal public service commission but also a provincial public service commission. ये भी काफी important point था 1935 के एक्ट में, because UPSC Union Public Service Commission was established in 1926 and after the recommendation of Lee Commission 1924, 1924 में ली कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में। लेकिन बाद में फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी स्टैब्लिश किया गया, जो 1935 के एक्ट से स्टैब्लिश हुआ। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी 2 राज्यों को एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हैंडल कर सकता है। उसके बाद फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज फेडरल कोर्ट 1937, जिसको हम आज सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, हम सबको पता है रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया गया था, लेकिन इसका नाम फेडरल कोर्ट 1937 में रखा गया। एंड फाइनली 1947 आजादी के बाद हमने उसको सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया, जो आज हमारे एपेक्स
बॉडी है जुडिशियल सिस्टम की इंडिया में। तो वेल स्टूडेंट 1935 के ये जितने भी हमने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए काफी इंपॉर्टेंट थे। द मेन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 वाज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश क्राउन। सीधी बात है कि चाहे जितना भी हमें कंसेशन दे दी जाए, कितने हमें राइट्स दे दिए जाएं, लेकिन इन सब राइट का पर्पस एक ही है, और वो पर्पस है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ग्रिप है वो कमजोर वीक ना पड़े, और फाइनली जो फाइनल डिसीजन है वो वाइसरॉय का ही होगा। स्टेट को जो पास करना है बिल पास कर ले, गवर्नर से उसको साइन करवाना होगा स्टेट में, और गवर्नर अंग्रेज होगा। और अगर अंग्रेज गवर्नर बाई चांस गलती से किसी चीज पे साइन कर भी देता है और केंद्र सरकार को लगता है कि ये बिल जो एक्ट बना है दिस इज नॉट एक तरह से इट इज वेरी हार्मफुल फॉर ब्रिटिश कॉलोनी इन इंडिया, तो वाइसरॉय इसको कैंसिल करने की पावर रखता था। सो वेल hence the act 1935 served some useful purpose for the experiment of provincial autonomy. Thus we can say the government of India act 1935 marks a point of no return in the history of constitutional development in India. क्योंकि ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली यूपीएससी के एक जीएस के पेपर में ये क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा गया था कि ये जो 1935 का एक्ट है मार्क्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इन द हिस्ट्री, यानी एक ऐसा एक्ट बना दिया गया जो अब हिस्ट्री में लौटने लायक नहीं था, यानी अब इस एक्ट से इंडियंस को आगे ही बढ़ना था। इसको आप एक्सप्लेन करें 200 वर्ड्स में, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। और यही कला है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की आईएएस के एग्जाम में, बातें वही होती हैं लेकिन उनको इस तरह से पूछा जाता है कि स्टूडेंट को मजबूर किया जाए सोचने पर कि आखिर इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आंसर वही होगा, उसका मटेरियल स्टफ भी सेम ही होगा, लेकिन फिर आपको स्टफ मटेरियल सेम लिखकर बस उस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आंसर को एंड करना होता है। तो फाइनली ये जितने भी पॉइंट्स हमने 1935 के एक्ट के आपके साथ डिस्कस करे, ये यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए, और जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इंडिया के, उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 1935 एक्ट से रिलेटेड। वेल उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब बात करते हैं पूना पैक्ट और कॉमनवेल्थ अवार्ड्स की। और ये पूना पैक्ट और कॉमनवेल्थ अवार्ड्स क्या था, तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर, गांधी ब्रेक्स फास्ट एज ब्रिटिश एक्सेप्ट पैक्ट, Hindus launch drive to end untouchability, and the Bombay Chronicle क्या बोलती है, पूना बॉम्ब आउटरेज ऑन महात्मा। सो वेल अब ये पूना पैक्ट क्या था, कॉमनवेल्थ अवार्ड्स क्या था, अब हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं। और आप देख सकते हैं ये न्यूयॉर्क टाइम्स है न्यूज़पेपर, 27 सितंबर 1932 की ये कटिंग है अगर आप देखेंगे, एंड ये जून 1934। सो वेल आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। कॉमनवेल्थ अवार्ड एंड पूना पैक्ट क्या था एग्जैक्टली उसको देखते हैं। कॉमनवेल्थ अवार्ड जैसा मैंने आपके को बताया भी कि कॉमनवेल्थ अवार्ड और पूना पैक्ट दोनों का ईयर 1932 ही था, और एक महीने का अंतर है दोनों में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन रैमजे मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड द कॉमनवेल्थ अवार्ड इन अगस्त 1932 टू परस्यू द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, and the Commonwealth Award recognized the depressed classes as minority and provided them separate electorates। यानी एससी कोटे को, एससी कैटेगरी को यहाँ पर एक अलग से रिजर्वेशन देने का प्लान था, और अंबेडकर जी को मैकडोनाल्ड ने एक कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया। और कहा जाता है कि अर्लियर द ब्रिटिश हैड ऑलरेडी गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड सिख। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है रिजर्व कर दी जाएगी, 71 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि यहाँ से सिर्फ जो है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के जो लोग होंगे वही पार्टियां उन्हीं को टिकट देगी, और वही लोग इनको वोट करेंगे। तो ये एक बहुत ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस से, अभी हमने मुसलमानों को अलग कर दिया कांग्रेस से, अब हम कुछ इस तरह का गेम खेले कि जो एससी कैटेगरी है वो भी अलग हो जाए, ताकि कमजोर कर दिया जाए कांग्रेस के हाथ को, और वो कोई बहुत बड़ा आंदोलन करने लायक ना बचे। वेल उसके बाद क्या हुआ, आगे चलते हैं। द पूना पैक्ट वाज साइंड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन बिहाफ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस इन सितंबर 1932। जब अगस्त में
डोनाल्ड ने कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया अम्बेडकर जी को। गांधी जी को ये बात पता लगी, गांधी जी बड़ा नाराज हुए और गांधी जी ने अम्बेडकर जी से बात करी और उनसे कहा कि आपको ये रिजर्वेशन नहीं लेनी चाहिए थी। आपको पता है कि ये लोग कितने क्लेवर हैं एंड दे वांट डिवाइड एंड रूल एंड दे आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो अंबेडकर जी को भी समझ में आया और गांधी जी ने कहा कि अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए थी तो आप हमारे पास आते, हम आपसे वादा करते कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे, क्योंकि अगर आप कांग्रेस से ये रिजर्व सीटें लेते तो एक राइट मैसेज जाता सोसाइटी में। तो फाइनली अंबेडकर जी के साथ गांधी जी ने पूना पैक्ट किया सितंबर 1932 में, and Pune Pact removed the system of separate electorates for the depressed classes and instead provided for reservation of seats for them. और कहा जाता है the seats which were reserved for the depressed classes were now increased. अंग्रेजों ने, रैमजे मैकडोनल्ड ने इनको 71 सीट्स की रिजर्वेशन दी थी। गांधी जी ने कांग्रेस से इनको 147 सीट्स दिलवाई, लेकिन अब चूंकि ये रिजर्व सीटें कांग्रेस से मिली है, यानी कांग्रेस इन 147 सीट्स पर अपने कैंडिडेट नहीं खड़ी करेगी। तो यहाँ पे एससी कैटेगरी को ही टिकट दिया जाएगा और एससी नॉमिनी ही फाइट करेगा और कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े करेगी। और कांग्रेस उस समय बहुत बड़ी पार्टी होती थी और कांग्रेस अगर कैंडिडेट नहीं खड़ी कर रही तो इसका मतलब अब ये कैंडिडेट जीतने वाला है अंबेडकर जी की पार्टी से। तो ये एक तरह से जो अंग्रेजों ने दिया उसका मतलब ये था कि हर पार्टी एससी कैटेगरी को ही खड़ा करेगी। और यहाँ पर ये पर्पस ये था गांधी जी का कि 147 सीट्स हम आपको डबल से भी ज्यादा सीट्स का वादा करते हैं, जहाँ पे कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं खड़ी करेगी और आप एससी कैटेगरी का ही अपना कोई कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। और इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड 18% इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर्स, यानी जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो उसमें 18% सीटों पर हम आपको रिजर्वेशन देते हैं कि आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर लें। तो गांधी जी ने एक बहुत बड़ा अटैक किया इस तरह से, एक तरह से आप ऐसे माने कि टिट फॉर टैट, कि अंग्रेजों ने कोशिश करी अम्बेडकर जी को अलग कर लिया जाए, कांग्रेस से उनको नाराज करा जाए, लेकिन कांग्रेस में गांधी जी ने जिस तरह से इस मुद्दे को संभाला वो काबिले तारीफ था। एंड एवरीवन प्रेज्ड गांधी जी एट दैट टाइम। व्हाई? बिकॉज गांधी जी ने एससी कैटेगरी को हिंदुस्तान से अलग होने से बचा लिया। So there would not be any disabilities attached on ground of being a member of depressed classes in regard to any election to local bodies and appointment to public services। यानी अब किसी भी इलेक्शन में या कहीं भी किसी पब्लिक सर्विस में कोई भी जो डिप्रेस क्लास से रिलेटेड व्यक्ति है वो इलेक्शन फाइट कर सकता है, वो जॉब में भी जा सकता है। तो कोई इस तरह की कोई डिसेबिलिटी उसके साथ अटैच नहीं होगी कि एससी कैटेगरी है, इसको टिकट नहीं मिलेगी। सो एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू सिक्योर अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन दीज रेस्पेक्ट्स। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था शुरू में कि कॉमनवेल्थ अवार्ड और पूना पैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार इसकी चर्चा होती है। एग्जाम्स में काफी बार इसको पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ अवार्ड किस किस के बीच हुआ। रैमजे मैकडोनल्ड एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब हुआ? अगस्त 1932 में। पूना पैक्ट क्या था जिसमें मैकडोनल्ड अवार्ड को कैंसिल किया गया? किस किस के बीच हुआ? महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। क्या हुआ? जो रैमजे मैकडोनल्ड ने उनको सीटें दी थी उससे डबल से ज्यादा सीटें अंबेडकर जी को गांधी जी ने प्रोवाइड करवाई और 18% उनको रिजर्वेशन दी सेंट्रल लेजिस्लेचर में। वेल, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था 1937 के इलेक्शंस। वेल, अगर आप देखेंगे तो 1937 के जब इलेक्शंस हुए इसके बाद 1935 के एक्ट के बाद, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर provincial elections were held in British India in the winter of 1936-37 as mandated by the Government of India Act 1935। वो जो 1935 के एक्ट्स में इलेक्शन की इनको परमिशन मिली, तो आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो स्काई ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये सब पूरा जो एरिया है ये कांग्रेस की सरकार इन स्टेट्स में बनी। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। यूनिटिस्ट पार्टी पंजाब में जो है हावी रही, पंजाब में यूनिटिस्ट पार्टी का डंका बजा। उसके बाद आप देख सकते हैं यूनाइटेड पार्टी सिंध में, रेड कलर, ये यूनाइटेड पार्टी की यहाँ पे जीत हुई। नो इलेक्शंस हेल्ड, ये जो ग्रे कलर आप देख रहे हैं, ग्रे एरियाज, यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुए। एंड जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं पैचेस, ये लाइट येलो कलर के, ये पैचेस हैं प्रिंसली स्टेट्स के, यानी यहाँ पर
ये नवाबों की रियासतें हैं और यहाँ पर इलेक्शन होने नहीं थे। तो वेल आप देख सकते हैं इस मैप से कि कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो उसका मतलब काफी अच्छी रही 1937 के इलेक्शंस में। वेल अब आते हैं इलेक्शंस के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इलेक्शंस वर हेल्ड in 11 provinces, Madras, Central Provinces, Bihar, Odisha, United यानी यूपी, Bombay Presidency, Assam, Northwest Frontier Province, Bengal, Punjab and Sindh. The final result of the election declared February 1937 and 8 of the provinces, the exceptions being Punjab and Sindh, Indian National Congress power में आई and All India Muslim League failed to form the government in any provinces. यानी 11 स्टेट्स में इलेक्शन हुए जिसमें 8 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 2 पंजाब और सिंध में जैसा भी हमने आपको दिखाया अलग अलग पार्टी ने सरकार बनाई और एक जगह कोalition गवर्नमेंट मिलकर आई। तो काफी इंपॉर्टेंट रहा, यानी 8 स्टेट में कांग्रेस ने अपने सीएम अपॉइंट किए। कांग्रेस ministries resigned in October and November in 1939 in protest against Viceroy Lord Linlithgow's action of declaring India to be a belligerent in the Second World War without consulting the Indian people. अब हुआ क्या, 1937 से 1939 2 साल तक कांग्रेस की सरकारें चली, काफी अच्छा जो है रिस्पांस मिला जनता से भी, और जितने भी मिनिस्टर्स थे ऑफ कांग्रेस दे डिड वेरी गुड जॉब and they did many welfare works for the public of that particular state. But unfortunately, when Second World War was started, Britain declared that India is supporting Britain in Second World War. यानी जब दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो ब्रिटेन ने ये डिक्लेयर किया, ब्रिटेन के वॉइसरॉय लिनलिथांगो ने, कि भारत जो है हमें सपोर्ट कर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जब हमने न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ी तो हमने कहा हम तो नहीं सपोर्ट कर रहे और हमसे तो पूछा ही नहीं किसी ने। तो इस बात से नाराज होकर आईएनसी ने ऑर्डर किया अपने 8 स्टेट्स के सीएम को कि आप अपनी सरकार वहां से विड्रॉ कर लें, अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी तरह से ब्रिटेन को, और अब हम कंप्लीट फ्रीडम के लिए आवाज उठाएंगे, क्योंकि यही टाइम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को एक तरह से बदला लेने का, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थे, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ जर्मनी जिसमें हम जानते हैं हिटलर थे, और इटली जिसमें मुसोलिनी फासिस्ट थ्योरी थी, स्पेन के जनरल फ्रैंको, ये 3 डिक्टेटरशिप थी, एंड यस जापान आल्सो, एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑलवेज not involving itself in any kind of war because USA is totally business minded country, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये बिजनेस कर रहे थे, ये वेपन्स बेच रहे थे दोनों साइड को, एक्सिस और एलाइड ग्रुप को। इसको एलाइड ग्रुप बोलते थे यूके, फ्रांस और रशिया को, और इसको एक्सिस यानी मित्र राष्ट्र, ये मित्र राष्ट्र थे, और ये धुरी राष्ट्र इनको इंग्लिश में बोला जाता था। और यूएसए का पर्पस था, यूएसए इन सबको वेपन सप्लाई कर रहा था, ऑफर चला रखा था इसने, एक के साथ एक फ्री, AK-47 बाय 1 गेट 1, यानी टोटली बिजनेस माइंडेड कंट्री है। ये कहता है आप लड़ते रहो ताकि मेरे वेपन्स बिकते रहे। तो आज जितनी भी समस्याएं हैं, और ऐसा कहते हैं कि यूएसए आजाद हुआ था 1776 में, 1776 से लेकर आज 2022 तक अगर बात करें तो पिछले 250 सालों से यूएसए वेपन्स एक्सपोर्ट में नंबर 1 कंट्री है। तो आज पूरे वर्ल्ड में जितनी भी समस्याएं हैं उसका रूट कॉज अगर ढूंढा जाए तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही उस आपको फर्स्ट पेज पर दिखाई देगा। तो कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने अपना बिजनेस करना शुरू किया, यूके जर्मनी के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, और इंडिया को ये कह रहा था कि इंडिया जो है मुझे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जापान अटैक कर रहा था इंडिया पे, क्योंकि इंडिया जो है वो ब्रिटेन का कॉलोनी था, एंड दैट्स वाई गांधी जी इस बात को लेके बड़ा चिंता में थे, एंड आईएनसी वाज वरीड कि हम लोग क्यों किससे खामखा, जब हमारा किसी से बैर नहीं है, क्योंकि जर्मनी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एनिमिटी विद इटली, वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एनिमिटी विद स्पेन एंड जापान, यानी हमारी इनके साथ कोई ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, हम इनको जानते नहीं कौन है क्या है, और ये आपस में इनके कॉलोनी के जो इश्यूज हैं, जो एक दूसरे की कॉलोनीज को ये लोग हड़पते हैं, उस वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हुई, जिसको हमने अपने एक लेक्चर में काफी अच्छे से कवर किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या था वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में। तो इसलिए हमारा ये कहना था कि अगर ब्रिटेन इंडिया को छोड़ के चला जाता है तो वाई जापान विल अटैक ऑन इंडिया, फिर जापान इंडिया पे क्यों अटैक करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश फोर्सेस जो है इंडिया में है, ब्रिटेन के लोग इंडिया में रहते हैं,
दैट्स व्हाई जापानीज फाइटर प्लेन्स टारगेटिंग ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो अब ऊपर से अगर बॉम्ब गिरेगा तो मिस्टर जॉनसन पे अगर गिरता भी है तो आसपास जितने रमेश सुरेश और इंडियंस होंगे वो भी सब बेकसूर लोग मारे जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग अपोज कर रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, और कांग्रेस ने अपने सभी स्टेट से रिजाइन कर दिया अपनी अपनी सरकारों से। वेल, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं राइज ऑफ सोशलिज्म, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कांग्रेस समाजवादी दल, ये क्या था, क्या इसकी हिस्ट्री थी और क्यों इसको बनाया गया, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो वेल स्टूडेंट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी was a left wing group within Congress, and it was formed with Acharya Narendra Dev as president and Jayaprakash Narayan as general secretary in 1934. The rise of this party was due to the increased left influence in the Indian National Congress. By 1935, one third of the Congress members were Congress socialist. तो पहले आपको ये बता दें कि एक होता है समाजवाद और एक होता है साम्यवाद। साम्यवाद को इंग्लिश में हम बोलते हैं कम्युनिस्ट, समाजवाद को इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिस्ट। साम्यवाद जो है कम्युनिस्ट थ्योरी, वो रशियन थ्योरी है, और कहा जाता है कि कम्युनिस्ट थ्योरी ये कहती है कि वो पूंजीपति के अगेंस्ट है, यानी वो कहती है कि जो लेबर क्लास है और जो एग्रीकल्चरिस्ट क्लास है, पीजेंट क्लास है, उनको सपोर्ट करती है, और वो कहते हैं कि संपत्ति का बंटवारा जो है बराबर होना चाहिए। और जो समाजवाद है वो ये मानता है कि बिल्कुल हम ये बात मानते हैं कि जो व्यक्तिगत पूंजी है वो किसी के पास फालतू ना हो, और ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं समाजवाद का पर्पस है कि समाज में हर चीज सबको राइट्स बराबर मिले, यानी सरकार अगर कुछ काम करे तो वो सबको इक्वल उसको एक तरह से डिवाइड किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रो अगर चलाई जाए तो मेट्रो में ऐसा ना हो कि रिच लोग ही ट्रेवल कर पाए और आप बाहर बोर्ड और होर्डिंग्स लगा दें कि रिक्शा वाले कैन नॉट ट्रेवल, ठेली वाले नहीं चढ़ेंगे, या एससी कैटेगरी इसमें ट्रैवल नहीं करेगा, या इसमें क्रिश्चियंस ट्रैवल नहीं करेंगे। तो इस तरह का धार्मिक भेदभाव या कोई एक तरह से रिच और पुअर का कोई भेदभाव नहीं हो, और जितने भी काम हो वो सब सरकार ही करे, और समाजवाद चाहता है कि हर चीज समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल हो। तो कम्युनिस्ट थ्योरी और सोशलिस्ट थ्योरी बिल्कुल लमसम से सेम है, बस हल्का सा जो डिफरेंस है वो यही है कि समाजवादी जो है वो पूंजीवाद का उस लेवल पे विरोध नहीं करते जितना कम्युनिस्ट पार्टी करती है। कम्युनिस्ट पार्टी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है, समाजवादी दल जो है वो उतना अगेंस्ट नहीं था। खैर, टाइम टू टाइम थ्योरीज थोड़ी बदलती रही, लेकिन अभी अगर हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मेन जो पर्पस था उसके पैदा होने का, एंड फॉर द बर्थ ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1935 अराउंड वाज दैट बिकॉज सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज फेल्ड, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से फेल हो गया, गांधी जी की लीडरशिप टोटली फेल डिक्लेयर हुई, गांधी जी वॉज डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल लीडर क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में दूसरा आंदोलन भी फेल हो गया। गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने चले गए और पीछे से सविनय अवज्ञा आंदोलन सीडीएम को ब्रूटली सप्रेस कर दिया नए वॉइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन ने, जैसा हमने आपके साथ सीडीएम के टॉपिक में डिस्कस किया था। तो अब कांग्रेस के जितने लीडर हैं वो जेल में बंद है, और जेल में बैठ के वो प्लान कर रहे हैं कि क्यों ना हम एक अलग पार्टी बनाएं और हम अपने लेवल पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइट करें हिंदुस्तान की आजादी के लिए। लेकिन कुछ लीडर्स ने कहा कि हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख चुके हैं कि जो भी कांग्रेस से अलग हुआ उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा, सो व्हाई नॉट वी कैन क्रिएट न्यू पार्टी बट अंडर द फ्लैग ऑफ कांग्रेस। हम कांग्रेस के झंडे के नीचे ही रहेंगे, बिल्कुल अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं, हमारी एक अलग आइडियोलॉजी होगी, लेकिन हम कांग्रेस के एंटी नहीं होंगे, कांग्रेस का सपोर्ट भी लेंगे और अपनी आइडियोलॉजी को साथ लेकर हम देश को आजाद करवाएंगे। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी कांग्रेस के ही कुछ नाराज लीडर जो चाहते हैं कि एक अलग ट्रैक से देश को आजाद करवाया जाए, वो अपना एक अलग दल बना रहे हैं, और जो चाहते हैं कि जब देश आजाद होगा तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। अभी फिलहाल ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। सोशलिस्ट समाजवाद, समाज में हम सब बराबर हैं। तो वेल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो जन्म है वो कहते हैं 1934 अराउंड हुआ, और दीज लीडर्स
rejected the idea of Gandhi, which they saw as anti-rational. Though they remained active in the workers and peasants movement, they rejected the sectarian attitude of the Communist Party of India. जैसा भी हमने आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी से भी इनका थोड़ा बहुत मोह भंग हो चुका था, क्योंकि कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी समाजवादी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती थी। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि कुछ कम्युनिस्ट लीडर और कुछ कांग्रेस के नाराज लीडर मिलकर उन्होंने एक समाजवादी दल की स्थापना की। And they were influenced by Marxism and Leninism. The members ranged from the advocates of arms struggle to non-violent resistance. तो यानी लेनिन की जो थ्योरी थी वो ये थी कि थोड़ा सा हम लोग को वायलेंस करा जाए ताकि सत्ता पलट कर दी जाए। मार्क्स थ्योरी थी कि नॉन वायलेंस के ट्रैक पर चला जाए। तो ये थोड़ा मिक्स मैच थे, दोनों से इन्फ्लुएंस थे, दोनों की थ्योरी से। The ideal of this party was decentralized socialism, in which a substantial share in the economic power of cooperatives, trade unions, independent farmers and local authorities. यानी सोशलिज्म और कम्युनिस्ट पार्टी को हमने अपने एक लेक्चर में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस लेक्चर को आप सुनेंगे तो आपको सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थ्योरी को और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक लाइन में आपको फिर से यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का कहने का मतलब ये है कि नो प्राइवेटाइजेशन, ऑल वर्क्स मस्ट बी डन बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार ही सारे काम करे। सरकार की बस, सरकार की ट्रेन, सरकार की रेल, सरकार का टीवी, सरकार का फ्रिज, सरकार की कार, यानी गवर्नमेंट जो है हर चीज को संभाले। समाजवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से एक कदम और आगे बढ़ती है और वो कहती है कि बिल्कुल सारे काम सरकार करे बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर यानी मेट्रो बनाएगी गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सरकार संभाले, कम्युनिस्ट थ्योरी, और उस ट्रांसपोर्टेशन में सब लोग ट्रेवल कर सके, सोशलिस्ट थ्योरी। क्योंकि कम्युनिस्ट थ्योरी आगे एक्सप्लेन नहीं कर रही कि यस वर्क डन बाय द गवर्नमेंट, लेकिन अब सरकार अगर कुछ इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बना दे जिसमें वो गए खाली पूंजीपति ही मेट्रो में ट्रेवल करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी में। समाजवादी पार्टी ने उस आइडियोलॉजी को क्लियर किया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेट्रो में सरकार बनाएगी मेट्रो, ओके कम्युनिस्ट पार्टी जी आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इस मेट्रो में हर व्यक्ति ट्रेवल करेगा, ये हम कहते हैं समाजवाद, समाज में सब कुछ बराबर। तो इन्होंने पीजेंट्स के लिए, लेबर क्लास के लिए, सबके लिए डिमांड करी, उनको राइट्स दिए जाए, ये डिमांड थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की। अब इसके लीडर्स देखते हैं कौन कौन थे। जेपी नारायण was in the Nasik jail in 1932 for civil disobedience against British rule. He met with Ram Manohar Lohia, Meenu Masani, Achyut Patwardhan, Ashok Mehta, Yusuf Desai, and other national leaders. After his release in 1934, Jayaprakash Narayan convened a meeting in Patna, which founded the Bihar Congress Socialist Party with Narayan as General Secretary and Acharya नरेंद्र देव एज प्रेसिडेंट। यानी ये सब जेल में थे, जेल में इन्होंने प्लानिंग करी एंड फाइनली जब ये जेल से बाहर आए तो इन सब ने मिलकर सबसे पहले बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई और फिर उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया ऑल इंडिया लेवल पे। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि 1934 अक्टूबर तक आते आते कांग्रेस समाजवादी पार्टी नेशनल लेवल पे बन चुकी थी विद जो नारायण थे, जयप्रकाश नारायण जनरल सेक्रेटरी थे एंड मसानी एज जॉइंट सेक्रेटरी एंड आचार्य नरेंद्र देव एज प्रेसिडेंट। तो आप यहाँ पे ये देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी बिहार कांग्रेस पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, तो जो नारायण है वो जनरल सेक्रेटरी हैं एंड आचार्य नरेंद्र देव जो है वो उसके प्रेसिडेंट है। और सेम यहाँ पर नारायण एज जनरल सेक्रेटरी एंड आचार्य नरेंद्र देव एज प्रेसिडेंट है नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज नॉट सेपरेट फ्रॉम द कांग्रेस, जो हमने पहले भी क्लियर किया। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड दैट द मेंबर्स वर ऑल रिक्वायर्ड टू बी मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी जो सीएसपी का मेंबर बनेगा उसके लिए पहली शर्त है कि वो कांग्रेस में पहले मेंबर बने, फिर यू कैन टेक द मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। Many communists joined CSP. It adopted Marxism in 1936. Thus, emergence of the CSP had a long-lasting impact
ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस फॉर मेनी इयर्स टू कम। और उसी वजह से कांग्रेस के अंदर जो आइडियोलॉजी है वो कुछ समाजवादी लीडर्स की आइडियोलॉजी से गवर्न हुई कांग्रेस काफी सालों तक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1934 का लखनऊ सेशन, जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने बोला कि मैं एक सोशलिस्ट हूँ, जवाहरलाल नेहरू एक समाजवादी दल के नेता कहलाते थे। 1937 में जवाहरलाल नेहरू फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो कि एक सोशलिस्ट लीडर माने जाते थे, नेशनल प्लानिंग कमेटी इन्होंने सेटअप करी अंडर जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में, जो आगे जाकर प्लानिंग कमीशन का रूप लिया जिसने, और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। त्रिपुरी सेशन था, मध्य प्रदेश में पड़ती है ये जगह। राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस असल में पहले इलेक्ट हुए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया और वो चले गए जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी और जापान को सपोर्ट करने अगेंस्ट ब्रिटेन। तो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम आपके साथ अगले नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनली सुभाष चंद्र बोस की जगह राजेंद्र प्रसाद ने ली इस साल 1939 के सेशन में। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड अ फॉरवर्ड ब्लॉक। जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, और इस पार्टी बनाने के बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फाइनली वो जेल तोड़कर भागे और जापान चले गए, और वहां पे उन्होंने आईएनए का गठन करा, आजाद हिंद फौज के नाम से जिसको जाना जाता है। तो यहाँ पे ये सब बताने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पूरा इन्फ्लुएंस कांग्रेस के ऊपर आ चुका था। कांग्रेस पूरी तरह से ग्रिप में थी सोशलिस्ट लीडर के, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का 1936, 1937, 38, 39 में प्रेसिडेंट बनना ये सिद्ध करता था कि कांग्रेस में पूरी तरह से समाजवाद हावी हो चुका है। अब आते हैं हरिजन सेवक संघ पर। क्या था ये हरिजन सेवक संघ? गांधी जी ने इसको स्टैब्लिश किया एंड 1932 के अराउंड हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। गांधीज हरिजन कैंपेन, गांधी जी गेव अप all his other preoccupations and launched a whirlwind campaign against untouchability, first from jail and after his release in August 1933 from the outside. तो यहाँ पे आपको एक बात ये क्लियर कर दें, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फेल हुआ, गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल से वापस आए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। 1932 में सीडीएम खत्म हो चुका था, अंतिम सांसें गिन रहा था 1930 से 1932, एंड इन 1932 गांधी जी स्टार्टेड सीडीएम, सेकेंड फेज सीडीएम फ्रॉम जेल 1932 to 1934, बट दैट वाज टोटली डीरेल्ड, पूरी तरह से खत्म ही हो चुका था। सेकंड फेज गांधी जी ने इसको शुरू किया, लेकिन फिर कोई ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े नहीं उस मूवमेंट के साथ। एंड फाइनली लोगों ने बड़ा ब्लेम किया गांधी जी को कि आपने इस मूवमेंट को भी फेल कर दिया, क्योंकि आप लंदन चले गए इस मूवमेंट को बीच में छोड़कर। गांधी जी को भी गुस्सा आया कि अगर मैं नहीं जाता लंदन सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने, तो लोग मुझे कहते कि आप क्यों नहीं गए, आपको जाना चाहिए था जब क्वीन ने आपको इन्विटेशन दिया था। एंड फाइनली गांधी जी ने गुस्से में आके कांग्रेस से रिजाइन कर दिया एंड ही फोकस्ड ऑन हरिजन कैंपेन। तो अब उनकी जो पूरा फोकस है वो हरिजन के उद्धार में लग चुका है। इन यरवदा जेल, पुणे में यरवदा जेल थी, गांधी जी अंडरटुक फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉमनल अवार्ड 20 सितंबर 1932। कॉमनल अवार्ड जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, उसके लिए गांधी जी ने फास्ट रखा। और गांधी जी ने कॉमनल अवार्ड को लेकर, यानी डिप्रेस क्लास को लेकर, एससी कैटेगरी को लेकर ये कैंपेन वहीं से स्टार्ट करी। जब पूना पैट अंबेडकर जी के साथ किया, तब उनको लगा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है समाज में, जिसकी वजह से डिप्रेस क्लास जो है वो अलग होने की स्टेज पर आ चुका है इंडिया, हिंदुस्तान से, तो क्यों ना उसका उद्धार किया जाए। सो दैट्स वाई गांधी जी ने स्ट्रांगली जो है वो उसके लिए हरिजन उद्धार के लिए कैंपेन करनी शुरू की। आगे चलते हैं। while in Yarwada jail, he had also set up the All India Anti-Untouchability League in 1932, and this body was later renamed हरिजन सेवक संघ, यानी पहले इसका नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था, फिर हरिजन सेवक संघ इसका नाम पड़ा, और उन्होंने एक हरिजन नाम से वीकली भी स्टार्ट किया इन जनवरी नेक्स्ट ईयर। तो ये सारी कैंपेन जो है गांधी जी ने स्टार्ट करी, और ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने अपने सत्याग्रह आश्रम जो है वो वर्धा में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कसम खाई थी कि जब तक हमें स्वराज नहीं मिल जाता
तब तक मैं साबरमती आश्रम वापस नहीं आऊंगा। तो वर्धा आश्रम से ही उन्होंने अपनी ये कैंपेन कंटिन्यू की। वेल, so starting from Varda, Gandhiji conducted Harijan tour of the country in period of November 33 to July 34। पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफी किलोमीटर वो चले और हरिजन के उद्धार के लिए काफी कैंपेन करी। लोगों को बताया कि ईश्वर की सभी संतानें हैं, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही रीजन है कि इंडिया आज गुलाम कंट्री बन चुका है। ही अंडरटुक 2 फास्ट, इन्होंने 2 फास्ट रखे। कहा जाता है कि 1 अगस्त में और 1934, एंड कन्विंस हिज फॉलोवर्स ऑफ द सीरियसनेस ऑफ हिज एफर्ट्स। यानी उन्होंने इस बात की इंपॉर्टेंस को बताया कि अगर हम आपस में भेदभाव करेंगे तो यही रीजन है कि हिंदुस्तान समय समय पर गुलाम बनता रहा और हमारी कमजोरियों, वीकनेस का फायदा आउटसाइडर उठाते रहे और हमें गुलाम बनाते चले गए। सो वेल स्टूडेंट्स, हमने ये सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए। अब टाइम है आपके साथ कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने का। अब हम एक एक करके आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे और आप उनके आंसर्स, क्वेश्चंस को रीड आउट करें और उसका आंसर बताएं। तो वेल, उससे पहले हम एक बार सबसे पहले जल्दी से आ जाते हैं, जो जो हमने पॉइंट्स आज अपनी क्लास में डिस्कस किए उनको फटाफट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसा अभी हमने टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बताया था कि आज हम अपनी क्लास का जो हमारा सेकंड पार्ट है इस टॉपिक का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। 1935 के एक्ट को हमने डिस्कस किया, पूना पैक्ट हमने डिस्कस किया, हमने 1937 के इलेक्शन डिस्कस किए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आपके साथ डिस्कस किया, एंड गांधी जी हरिजन कैंपेन आपके साथ डिस्कस किया। वेल, 35 के एक्ट को बारे में हमने बताया कि क्यों ये एक्ट बनाया गया, उसके बाद इस एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और इस एक्ट को 2 एक्ट कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बर्मा एक्ट, और इसके 4 की सोर्सेस क्या थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। हमने आपको सबसे पहले ये बताया कि इसमें एक फेडरल बनाने का पर्पस था जो नहीं बन पाया, ये काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें डायरकी को एबॉलिश किया गया स्टेट में से। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें फेडरल सब्जेक्ट डाले गए थे और जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट थे, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट थे, जो केंद्र में अब लागू कर दी गई डायरकी सिस्टम, वो इम्पोर्टेंट था। एंड इस एक्ट में बाई कैमरल सिस्टम कुछ स्टेट्स में लागू किया गया, बनाया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। वेल, उसके बाद फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया जो काउंसिल थी ऑफ इंडिया, उसको एबॉलिश कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू, एंड दैट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दिए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश हुआ, फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। ये सभी पॉइंट 1935 के एक्ट में इंपॉर्टेंट थे और जिसकी वजह से 1935 का एक्ट काफी फेमस हुआ। उसके बाद हमने आपके साथ कॉमनल अवार्ड और हमने आपके साथ अगस्त पूना पैक्ट आपके साथ डिस्कस किया, क्या पर्पस था इसका वो हमने आपको बताया। रैमजी मैकडोनाल्ड ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिसगाइड किया और उनको कांग्रेस से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने समय रहते इससे जो है अंबेडकर जी को अवेयर किया और फाइनली उनको डबल रिजर्वेशन दी, एंड 18% सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी डिप्रेस क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाई पूना पैक्ट के थ्रू। वेल, उसके बाद फिर हमने 1937 के इलेक्शन में आपको इंडिया का मैप दिखाया, कांग्रेस ने किस तरह से जीत हासिल की 8 स्टेट्स में, और फिर किस तरह से उन्होंने रिजाइन किया 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर हमने सोशलिज्म, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें हमने बताया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पर्पस क्या था, क्योंकि ये सब डिसअपॉइंट हुए गांधी जी की लीडरशिप से, लेकिन कांग्रेस के झंडे के नीचे ही रहकर इन्होंने डिसाइड किया कि हम समाजवादी पार्टी का गठन करेंगे। तो उसमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, इन सभी, अच्युत पटवर्धन, इन सभी नेताओं का काफी इंपॉर्टेंट योगदान रहा। वेल, समाजवादी पार्टी की सदस्यता के लिए जरूरी था कि आपको कांग्रेस की सदस्यता लेनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। एंड जिस तरह से हमने कांग्रेस के सेशन आपके साथ डिस्कस करे 1936, 37, 38, 39, इससे पता लगता है कि कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा किस कदर हावी हो चुकी थी। उसके बाद हरिजन सेवक संघ हमने आपके साथ डिस्कस किया, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की
और गांधी जी ने फास्ट रखा डिप्रेस क्लास के लिए और लोगों को ये एहसास दिलाया कि ये भी हम ये सब ईश्वर की ही संतान है, हमें किसी तरह का कोई भेदभाव इनके साथ नहीं करना चाहिए। इसके लिए गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और हरिजन वीकली एक जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। सो वेल स्टूडेंट, ये सभी पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस करे। अब टाइम है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने का। कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमारे आज के टॉपिक से जुड़े हुए नहीं हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछली क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किए। आप एक बार इनको रीड करें। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस की को नहीं सुना है और नहीं अटेंड की है, वो भी अगर चाहे तो वाइल्ड गेस लगा सकते हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ें और इनके आंसर्स बताएं, फिर मैं आपके साथ इनके राइट आंसर्स शेयर करता हूं। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट। क्विज सेक्शन है हमारा, एंड प्लीज रीड दीज क्वेश्चंस केयरफुली। Consider the following statements. Champaran Satyagraha, the first civil disobedience movement by Gandhi in the freedom struggle. First statement है, यानी चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी ने एक तरह से राष्ट्रीय राजनीति में आंदोलन की शुरुआत करी। Persuaded by Sardar Patel, Gandhi went to Champaran in Bihar to investigate the conditions of the farmers there. यानी गांधी जी को चंपारण के लिए निमंत्रण जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भेजा था। थर्ड स्टेटमेंट है, द फार्मर्स वर सफरिंग अंडर हैवी टैक्सेस, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगे हुए थे वहां पर। फोर्थ स्टेटमेंट है कि उनको कॉटन उगाने के लिए कंपेल किया जा रहा था। तो आपको जो भी स्टेटमेंट इसमें ठीक लग रहा हो आप उसको चुने और सही आंसर को नीचे देखकर ऑप्शन चूज करें। तो आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है एंड उसके बाद मैं शेयर करूंगा आपके साथ राइट आंसर। फिर आप चेक करेंगे कि इस टोटल एमसीक्यूज क्विज में आपने कितने आंसर सही दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। चंपारण सत्याग्रह का जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलवाया था, इस आंदोलन का निमंत्रण दिया। सरदार पटेल गांधी जी को खेड़ा आंदोलन में लेकर आए थे, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, हैवी टैक्सेस उनके ऊपर लगाए गए। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट फिर से गलत है, क्योंकि उनको इंडिगो के लिए कंपेल किया गया था, ना कि कॉटन ग्रो करने के लिए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए, एक तरह से अगर मैं देखूं तो सेकंड रॉन्ग है एंड फोर्थ रॉन्ग है, और फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स 1 and 3 only. So this is correct option 1 and 3. So hope you got it. Okay, now come to question number 2. आगे चलते हैं। कांग्रेस का नागपुर सेशन था दिसंबर 1920 में, जिसमें एनसीएम असहयोग आंदोलन प्रोग्राम को डिटेल में डिस्कस किया गया। तो आप इसको रीड करें केयरफुली और इसका आंसर बताएं। द कांग्रेस गोल हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मीन्स टू अचीविंग स्वराज, यानी कांग्रेस का गोल पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका था और सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जा रही थी, स्वराज की बात की जा रही थी। पीसफुली हम लोग स्वराज को प्राप्त करेंगे। द कांग्रेस नाउ हैड टू हैव 15 मेंबर वर्किंग कमेटी, कांग्रेस ने अब एक 15 मेंबर की वर्किंग कमेटी बनाई इस एनसीएम के लिए। लिंग्विस्टिकली प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वर टू बी ऑर्गेनाइज नाउ, यानी अब भाषाई आधार पे भी प्रांतों में भी कांग्रेस की कई कमेटियां बनाई गई। द मेंबरशिप फीस वॉज इंक्रीज्ड, फोर्थ स्टेटमेंट है ये। तो ये 4 स्टेटमेंट है और अब आप इसका आंसर सोचें और बताएं। यानी कांग्रेस में अगर आपको ज्वाइन करना है तो पहले जो फीस थी उस फीस से अब फीस बढ़ा दी गई है। Okay, so well student, now this is the time to give the answer, to share answer with you, right answer. Well, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, स्वराज का पर्पस था पीसफुली अटेन किया जाए। एंड वर्किंग कमेटी बनाई गई, ये भी बिल्कुल सही है, 15 मेंबर की। लिंग्विस्टिकली भाषाई आधार पर अलग अलग प्रांतों में कमेटी बनाई जाए, बिल्कुल सही है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, अब कांग्रेस की मेंबरशिप फीस घटा दी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस की सदस्यता ले। तो दैट्स वाई इसका आंसर जो है वो 1 2 3 होगा, यानी 1 2 3 ओनली। सो सी आंसर इसका राइट आंसर है। सो वेरी गुड स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं।
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप इसको पढ़ें और इसका आंसर बताएं। विच ऑफ दीज नॉट द इम्पैक्ट ऑफ एनसीएम, एनसीएम में का क्या इम्पैक्ट नहीं था, असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव नहीं पड़ा। The National Congress has shown that it represents the country's majority opinion, यानी अब कांग्रेस ने दिखा दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ओपिनियन बन चुकी है। The movement's geographically spread was also nationwide, अब मूवमेंट जो है वो पूरे ज्योग्राफिकली पूरे भूगोल इंडिया की ज्योग्राफी पर फैल रहा है, राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है। देयर वाज कंसिडरेबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स ने भी इसमें काफी सहयोग दिया इस असहयोग आंदोलन में। तो आप इसको देखें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, सो वेल स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब एक कंट्रीज मेजॉरिटी ओपिनियन बन चुका था कांग्रेस, ज्योग्राफिकली स्प्रेड हो चुका था कांग्रेस का ये मूवमेंट, एंड मुस्लिम्स यूनिटी, हिंदू मुस्लिम की जय इसमें नारा दिया गया क्योंकि खिलाफत आंदोलन को इस आंदोलन में मर्ज किया गया था। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो होगा ऑल, यानी 1 2 3 सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया है। फिर आगे चलते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी आपके साथ चैप्टर डिस्कस किया है। The conservative government formed under Ramsay MacDonald in 1929 found the Simon Report inadequate. This led to a decision of having roundtable conferences in London in response to the Simon Report. The roundtable conferences were a series of 3 conferences conducted by the Labour Party-led British government to deliberate upon and bring about constitutional reforms in British India during 1930 to 1932. ये क्वेश्चन हमारा पार्ट 1 का क्वेश्चन है इसी चैप्टर में, जो हमने आपके साथ ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था। तो इसका आंसर हम आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा वाइल्ड गेस आप लगाएं, जो भी आपको समझ में आता है आप इसका आंसर बताएं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको बताते हैं इसका राइट आंसर। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट नहीं, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और रैमजे मैकडोनाल्ड लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री थे। 1929 में उन्होंने ये कहा कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो इनएडिक्वेट है, एंड इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल फॉल्स हो चुका है, इनकरेक्ट हो चुका है। दिस लेड टू अ डिसीजन ऑफ हैविंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने ही आउटकम दिया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें लंदन में, ये साइमन कमीशन का ही रिस्पॉन्स था, ये बिल्कुल करेक्ट है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर अ सीरीज ऑफ 3 कॉन्फ्रेंसेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 3 गोलमेज सम्मेलन थे। तो वेल स्टूडेंट, इसका राइट आंसर जो है वो 2 और 3 होगा, and 2 and 3 is the right answer of question number 4. Hope you got it. अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप इस लेक्चर को जरूर सुने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लेक्चर को। वेल आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ें और बताएं इसका आंसर। द सेशन स्टार्टेड ऑन सितंबर 1932, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 32 में स्टार्ट हुआ। द मेजर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, आईएनसी वाज पार्टिसिपेटिंग, यानी दूसरे में आईएनसी ने भाग लिया था। The British decided to grant a communal award for representing minorities in India by providing for separate electorates for minority communities. Gandhi ji was against this. यानी ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि कॉमनल अवार्ड दिया जाए और गांधी जी इसके अगेंस्ट थे, एससी कैटेगरी को अलग से रिजर्वेशन देने के लिए। तो मेरे स्टूडेंट सोचें और बताएं इसका आंसर। ओके, तो वेल स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो पहला स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है वो हुई है 1930, 1931 एंड 1932, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड सेशन जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वो 1931 है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होता है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, आईएनसी ने सेकंड में पार्टिसिपेट किया, करेक्ट है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉमनल अवार्ड देना चाहती थी, गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। तो 2 and 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है 2 and 3। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6।
अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हम शुरू करेंगे वो आज के हमारे लेक्चर से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन तो अब आपको ठीक करने ही चाहिए। तो वेल फर्स्ट स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ड्राइव्ड मटेरियल from four key sources: report of the Simon Commission, discussion at the third table, round table conference, the white paper of 1933, and the reports of the joint select committees. Second statement, this act ended the system of diarchy, introduced GOI Act 1919, and provided for establishment of a Federation of India to be made up of provinces of British India and some or all of the princely states. And third statement, the Federation never came into being as a required number of princely states did not join it. वेल इसको रीड करें, फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसका सही आंसर। ओके, सो वेल स्टूडेंट, आई थिंक पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1935 जो है वो 4 की सोर्सेस थे। साइमन कमीशन ने भी बोला कि 35 का एक्ट बनाया जाए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी आउटकम था 35 का एक्ट। एक व्हाइट पेपर इशू किया गया था 33 में, उसमें भी बोला गया एक अच्छा एक्ट इंडियंस के लिए बनाया जाए। और एक रिपोर्ट आई थी जॉइंट सेलेक्ट कमेटी की, उन्होंने भी बोला था कि 1935 का एक्ट बनाया जाए, तो करेक्ट है। और इस सिस्टम ने डायरकी को एंड किया स्टेट से और उसे सेंटर में स्टार्ट किया, जो हमने ऑलरेडी आज डिस्कस किया अपनी क्लास में। लेकिन फेडरेशन नहीं आ पाया क्योंकि नवाबों की रियासतों ने उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए। सो दैट्स वाई इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो ऑल होगा। आई थिंक होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमने आज ही अपनी क्लास में डिस्कस किए हैं ये क्वेश्चंस। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 1935 एक्ट से रिलेटेड, it abolished the Council of India established by the Government of India Act 1858. About 50% of the total population got the voting right. It provided for the establishment of a State Bank of India to control the currency and credit of the country. It provided for the establishment of not only a Federal Public Service Commission, but also a Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission. It provided for the establishment of a federal court, which was set up in 1937. तो वेल देखिए आप इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ें और उसका करेक्ट आंसर बताएं। सो वेल स्टूडेंट, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, बिल्कुल हमने डिस्कस किया आज क्लास में। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 50% नहीं, वो 10% पॉपुलेशन गॉट राइट ऑफ वोटिंग, तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। एंड स्टेट बैंक नहीं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट था 1935 के एक्ट से, सो दैट्स वाई स्टेटमेंट रॉन्ग है। बिल्कुल पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया और फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। तो वेल इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ एंड फिफ्थ करेक्ट है। तो वेल इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा इसका राइट आंसर 145 ओनली, 145। आई थिंक होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वेल आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ अवार्ड एंड पूना पैक्ट की। The Commonwealth Award and Pune Pact had occurred in 1930. The Prime Minister of Britain, Ramsay MacDonald, announced the Commonwealth Award to pursue the British policy of divide and rule. The Commonwealth Award recognized the depressed classes as minority and provided them separate electorates. Earlier, the British had already given separate electorates to Muslim, Christians, and Sikhs. So, well, अब आप ध्यान से पढ़ें इन लाइन्स को, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है एंड रीड इट केयरफुली। सो वेल स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि 1932 में हमने आपके साथ डिस्कस किया कॉमनवेल्थ अवार्ड एंड पूना पैक्ट, अगस्त एंड सितंबर। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, रैमजे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कॉमनवेल्थ अवार्ड। कॉमनवेल्थ अवार्ड रिकॉग्नाइज डिप्रेस्ड क्लासेस एज माइनॉरिटी, बिल्कुल करेक्ट है। और अर्लियर द ब्रिटिश हैड ऑलरेडी गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी जो रिजर्वेशन है वो मुसलमानों को पहले दी जा चुकी थी, ईसाइयों को दी जा चुकी थी, सिख कम्युनिटी को दी जा चुकी थी, और इस बार ये दी जा रही थी एससी कैटेगरी को, और ये डिक्लेयर किया रैमजे मैकडोनाल्ड ने।
तो वेल स्टूडेंट, इसका राइट आंसर जो है वो होना चाहिए 2, 3, 4. इट मींस बी फॉर बॉम्बे, बी ऑप्शन. वेरी गुड स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने इसका आंसर राइट दिया है. क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं और अब आप पढ़े इसको ध्यान से. इलेक्शंस जो है 1937 में 12 प्रोविंसेस में हुए. सेकंड स्टेटमेंट है नेशनल कांग्रेस एमर्ज इन पावर इन 8 ऑफ द प्रोविंसेस, यानी 8 स्टेट में कांग्रेस ने अपनी सत्ता स्थापित की. थर्ड है मुस्लिम लीग फेल्ड हुई किसी भी प्रोविंस में सरकार बनाने के लिए. और चौथा स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया क्योंकि उस समय के वायसराय लिन लिथांगो ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की भागीदारी की घोषणा की थी, जो कांग्रेस को पसंद नहीं आई. तो वेल स्टूडेंट, इसको पढ़े और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा. ओके, नाउ वेल आई थिंक यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये 12 नहीं 11 स्टेट्स थे, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है. एंड यस, कांग्रेस ने 8 स्टेट्स में अपनी सरकार बनाई, बिल्कुल करेक्ट है. मुस्लिम लीग किसी भी स्टेट में अपनी सरकार नहीं बना पाई, बिल्कुल करेक्ट है. और कांग्रेस ने रिजाइन किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भागीदारी से नाराज होकर. तो वेल इसका जो आंसर है वो 2, 3, 4 होना चाहिए, यानी इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, 2, 3, 4 ओनली. तो वेल स्टूडेंट, होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज अ लेफ्ट विंग ग्रुप विद इन कांग्रेस. कांग्रेस के अंदर वो लेफ्ट विंग ग्रुप था. It was formed with Acharya Narendra Dev as president and Jayaprakash Narayan as general secretary in 1934. The rise of this party was due to increased left influence in Indian National Congress, and 1935 one-third of the Congress members were Congress socialist. So well student, करते हैं इसको डिस्कस. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेफ्ट विंग थी कांग्रेस के अंदर. आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रेसिडेंट थे और जयप्रकाश नारायण इसके जनरल सेक्रेटरी थे. Rise of this party was due to the increased left influence in the Indian National Congress, बिल्कुल करेक्ट है. And 1935 one-third of the Congress members were Congress socialists. So all statements इसके करेक्ट हैं. आप एक बार फिर से इसको चेक करें और देखें कि जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, क्या इन सभी आंसर्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये करेक्ट दे रहा हूँ आंसर, या इसमें कुछ गलती है. अगर कुछ गलती हो तो आप एक बार इसको करेक्ट करें, इस रिकॉर्डिंग को, इस वीडियो लेक्चर को दोबारा से सुने. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी फॉर दिल्ली, यानी सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं. उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Gandhiji in Yerwada jail had also set up the All India Anti-Untouchability League in 1932, और उसको हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया. And he started monthly Harijan. Okay. Gandhiji shifted to Satyagraha Ashram in Wardha as he had vowed in 1930 not to return to Sabarmati Ashram unless Swaraj was won. यानी गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम जो है वर्धा में शिफ्ट किया क्योंकि गांधी जी ने कसम खाई थी कि जब तक स्वराज नहीं मिल जाता साबरमती आश्रम से जो है मैं नहीं जाऊंगा. तो वेल इसको पढ़े और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा. ओके, सो नाउ दिस इज द टाइम टू गिव यू राइट आंसर. वेल आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, अनटचेबिलिटी लीग था, बाद में हरिजन सेवक संघ पड़ा. गांधी जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज किया, लेकिन ये मंथली नहीं था, ये वीकली न्यूज़पेपर था हरिजन, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. एंड सेकंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम जो है वर्धा में शिफ्ट किया. सो 1 and 3 इसका राइट आंसर होगा सी, 1 and 3 ओनली. सो वेल स्टूडेंट, होप यू गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 11, और हमने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके साथ शेयर किया और होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. सो वेल स्टूडेंट, हमने आपके साथ ये जो भी टॉपिक डिस्कस किया, इस 11 क्वेश्चंस में से अगर आपने 5 क्वेश्चंस के आंसर भी ठीक दिए हैं,
आउट ऑफ 11, तो हमारी तरफ से आपको बिल्कुल वेरी गुड है। आप खुद चेक करें, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपने कितने ध्यान से हमारे लेक्चर को सुना, और जिन स्टूडेंट से पिछली लेक्चर सीरीज भी सुन रखी होगी उनकी शायद क्वेश्चंस की रेंज बढ़ चुकी होगी, क्योंकि इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस किए जो हमने आज आपके साथ डिस्कस नहीं किए थे। तो वेल स्टूडेंट, होप आपको आज हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सो वेल स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग Punit Bhatia Academy, and we will meet with new lecture of modern Indian history. Thanks once again.